हेलो बच्चों, आज मैं वास्तविक संख्याओं से संबंधित कुछ परिभाषाएं उदाहरण देते हुए समझाने जा रहे हैं और कुछ मुख्य सूत्र जो हैं उसको लिखने जा रहे हैं। आप देखिए और समझिए। तो देखिए, सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड का परिभाषा बताएंगे। तो अभाज्य गुणनखंड का परिभाषा होता है किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। जैसे 12 का अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणिते 3। यहाँ पर हम गुणनखंड करके भी समझा दे रहा हूँ। यहाँ 12 लिख लीजिए पहले, और यहाँ पर देखिए कि 12 किससे कटेगा। कभी भी छोटी संख्या से काटते हैं। छोटी संख्या 2 शुरू में लेते हैं, 2 से कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो 3 से देखेंगे, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से देखेंगे। कभी भी पहले छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं। तो ये 2 से देखिए, 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे तो 2 छक्का 12, जो यहाँ पर लिखते हैं उससे इसमें भाग दिया जाता है, और जितने बार में कटता है उसको नीचे लिखते हैं। तो 2 से जब 12 में भाग देंगे तो 2 छक्का 12 हो जाएगा। फिर 2 से कट रहा है तो इसको फिर 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6। अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा, तब 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3। जब 1 हो जाता है तो गुणनखंड रोक देते हैं, और ये जितना लिखा गया है इसी को हम यहाँ गुणा के रूप में लिख देंगे, तो अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो 2 गुणिते 3 12 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। यही आपका आंसर है। अब एक उदाहरण और दे रहा हूं। मान लीजिए 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। 140 का अभाज्य गुणनखंड, 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर हम पहले गुणनखंड कर लेंगे और जितना आएगा उसको गुणा के रूप में लिख देंगे। 140 का गुणनखंड कर रहा हूँ। पहले छोटी संख्या 2 से काटेंगे, तो यहाँ 2 लिख कर काट दीजिए। 2 सते 14, 0 उतार लेंगे, फिर 2 से काटिए, जब तक कटेगा तब तक काटते जाइए। 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, बचेगा 1, इसको लेंगे तो हो जाएगा 10, 2 पाँचे 10। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, तो 5 से काटिए, 5 सते 35, 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7। कभी भी पहले छोटी संख्या से काटा जाता है। अब देखिए, जब 1 हो जाएगा तो गुणनखंड यहाँ पर रोक देंगे। ये जितना आया है यहाँ पर गुणा के रूप में लिख देंगे तो गुणनखंड कहलाएगा। 2 गुणिते 5 गुणिते 7। अच्छा, इसको हम घात के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ भी छोड़ देंगे तब भी आंसर सही है। घात के रूप में भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। देखिए, ये दोनों 2 है, दोनों का आधार समान है। जब एक ही आधार का गुणा होता है तो घात जोड़ देते हैं, तो इस पर भी एक घात है, इस पर भी एक घात है। जब गुणा करेंगे तो 2 पर 2 घात हो जाएगा, और गुणिते 5 गुणिते 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब अभाज्य गुणनखंड तो आप समझ लिए। अब देखिए, अभाज्य संख्याओं के बारे में लिख दे रहा हूं। अभाज्य संख्याएं
अभाज्य संख्याएं किसे कहा जाता है इसके बारे में समझ लीजिए। तो अभाज्य संख्याओं को हम कह सकते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स अब इसका परिभाषा होता है कि वे संख्याएं जो स्वयं से कटे, स्वयं से और एक से विभाज्य हो किंतु अन्य किसी संख्या से विभाज्य न हो तो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाज्य न हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाज्य न हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे में हम लिख देंगे 2, 5, 7, 11, 13 अनंत तक लिखा जा सकता है। अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याओं के बारे में समझ लीजिए। भाज्य संख्याएं, ये सब जानकारी रखना जरूरी है। भाज्य संख्याएं इंग्लिश में कहा जाता है कंपोजिट नंबर्स। COMPOSITE कंपोजिट नंबर्स NUMBERS कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाज्य हो, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए वे संख्याएं जो स्वयं का मतलब जो गिनती है उसी से कटना, स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाज्य हो, अन्य संख्याओं से विभाज्य हो। विभाज्य का मतलब कट जाती है। विभाज्य हो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे में देख लीजिए 4, 6, 8, 9 इसी तरह अनंत तक हम लिख सकते हैं। भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं हैं। देखिए 4 जो है 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 1 से भी कटेगा। 6 जो है 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 1 से भी कटेगा। तो ये सब भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब जो इसमें सूत्र प्रयोग किया जाएगा उसके बारे में भी आप देख लीजिए।
अब जैसे एक सूत्र होता है पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणित लसा, मौसा गुणित लसा। ये मेन सूत्र है। इसी सूत्र से हम कई सूत्र बना सकते हैं। देखिए, एक सूत्र बना लेंगे पहली संख्या बराबर होता है मौसा गुणित लसा। अब बाटा में ये दूसरी संख्या बाटा में भेज देंगे तो बाटा में हो जाएगा दूसरी संख्या, जो गुणांक रहेगा उसको बराबर के आगे भेजेंगे तो बाटा में हो जाएगा, तो ये दूसरी संख्या बाटा में आ जाएगा। अब अगर दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो दूसरी संख्या बराबर लिखेंगे मौसा गुणित लसा, अब बाटा में पहली संख्या। अगर हमको मौसा ज्ञात करना है तो मौसा बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, अब बाटा में लसा। और अगर हमको लसा ज्ञात करना है तो लसा बराबर लिखेंगे पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, अब बाटा में मौसा। तो ये सब इसी सूत्र से हम बनाए हैं। पहली संख्या ज्ञात करना होगा तो दूसरी संख्या को बाटा में भेज देंगे, अगर दूसरी संख्या ज्ञात करना होगा तो पहली संख्या को बाटा में भेज देंगे, मौसा ज्ञात करना होगा तो लसा को बाटा में भेज देंगे, अगर लसा ज्ञात करना है तो मौसा को बाटा में भेज देंगे। तो ये मेन सूत्र है, इसको याद कर लेंगे तो ये सूत्र अपने आप बना लेंगे। और यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, लसा को हम इंग्लिश में एलसीएम कह देंगे। एलसीएम का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई होता है और मौसा का मतलब होता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो किसी किसी किताब में एलसीएम लिख देता है लसा न लिख करके, और मौसा न लिख करके एचसीएफ लिख देता है। तो ये सभी आप लोग याद रखिएगा कि लसा को एलसीएम कहते हैं और मौसा को एचसीएफ कहते हैं। तो बच्चों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए।